तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आइकन करियर्स। तो इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं अभी चौड़िया से। और अभी ने ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर की थी एमएचसीटी के एग्जाम में और 2024 में। तो अभी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ब्रीफ, और बताइए कि अभी आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कौन सा कोर्स कर रहे हैं। Hello everyone, I am Avi Chowda and I'm currently studying in NM College, Mumbai. I'm pursuing BMS course from there and I have secured All India Rank 2 in 2024 exam year. तो अभी मुझे एक बात बताइए कि आपका जो हुआ था एग्जाम में सिलेक्शंस, वो सीयूईटी जनरल टेस्ट के बेसिस पे हुआ था कि एमएचसीटी के बेसिस पे हुआ था? क्योंकि स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है कि हमें महाराष्ट्र सीईटी वाला एग्जाम देना है या सीयूईटी जनरल टेस्ट देना है। तो थोड़ा मुझे उस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। मेरा एडमिशन सीयूईटी के जनरल टेस्ट के बेसिस पे हुआ था। वैसे स्टूडेंट्स को सर दोनों एग्जाम देने चाहिए, एमएससीईटी भी देना चाहिए, जनरल टेस्ट भी देना चाहिए। तो इसके पीछे रीजन ये है कि सर सीयूईटी जनरल टेस्ट के बेसिस पे पैन इंडिया में 5 सीटें निकलती है एनएम कॉलेज की जैसे तरफ आप से। अपने कॉलेज के बेसिक्स बात कर रहे हो बेसिस हाँ, पे, तो 5 जो सीट्स है वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए है और वो सीयूईटी जनरल टेस्ट से फिल सीयूईटी होती जनरल है। टेस्ट मैं ओके बेसिकली एनएम और मिठीबाई कॉलेज के कह रहा हूँ। ओके एनएम मिठीबाई कॉलेज में पैन इंडिया की तरफ से जो सीयूईटी के बेसिस पे जनरल टेस्ट पे एडमिशन होते हैं ओके वो 5 सीट्स होती है। और उसके अलावा जो एमएससीईटी जो स्टूडेंट्स देते हैं उसके उनके लिए एक इंस्टीट्यूशनल राउंड के हिसाब से फॉर्म खुलता है कॉलेज की तरफ से। वो सबसे लास्ट में खुलता है कॉलेज की तरफ से, और उसका एडवर्टाइजमेंट केवल महाराष्ट्र के अंदर के न्यूज़पेपर्स और कॉलेज की वेबसाइट्स पे होता है। तो ओके उसमें ओके 24 सीट्स खुलती है पैन इंडिया कैटेगरी के लिए। उसमें आप कोई भी अप्लाई कर सकता है और वो बेसिकली एमएससीईटी के लिए होती है। ओके। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 24 सीट्स तो मिली इंस्टीट्यूशनल राउंड में और 5 सीट्स मिली जनरल टेस्ट में, जनरल टेस्ट और ओवरऑल ये 29 सीट्स जो होती है ये आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट दोनों कॉलेजेस में ले सकते दोनों हैं। कॉलेज में और यहाँ पे जो दोनों ही कॉलेजेस हैं इनकी बीएमएस में जो सीट्स है वो 120 सीट्स है, 120। और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ये 29 ईच कॉलेज में है। आउटसाइड महाराष्ट्र बोले से जैसे जो 5 सीट्स है पर्टिकुलरली वो तो 100% आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के आउटसाइड लिए। महाराष्ट्र, अच्छा, वो बट इंस्टीट्यूशनल राउंड कोई भी भर सकता है? वो कोई भी भर सकता है, उसमें ओके महाराष्ट्र के बच्चे भी हो सकते हैं, रिजर्वेशन के बाद भी वो लोग आ सकते हैं। ओके ओके। तो हम एग्जाम प्रोसीजर पे जाएंगे एक बार। स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है, इस बार भी 2025 में मैंने देखा काफी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सीट का फॉर्म फिल किया, लेकिन वो अवेयर ही नहीं होते हैं, नोटिफिकेशन से नहीं देखते हैं, वेबसाइट का ही फॉलो अप नहीं लेते, और इवेंचुअली उनकी बहुत अच्छी अच्छी परसेंटाइल आने के बावजूद भी उनको कहीं रैंक नहीं मिलती है। तो अभी मुझे एक बात बताइए कि आपने महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम दिया था, तो स्टूडेंट्स को समझाइए मतलब कि क्या मतलब एग्जाम पैटर्न रहता है। मतलब सर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सर 4 सब्जेक्ट होते हैं, ओके, इंग्लिश, मैथ्स एंड एलआर आर एलआर कंबाइंड, कंबाइंड, कंप्यूटर एंड जीके। 4 ओके सब्जेक्ट्स आर देयर। ओके 40 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश, ओके। 30 फॉर मैथ्स एंड एलआर मैथ्स एंड एंड, 15 फॉर कंप्यूटर एंड जीके ईच। हाँ, वैसे स्टूडेंट्स में एक बात बता दूं आपको, अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो ये एग्जाम थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है कि मैथ्स का वेटेज रिलेटिवली काफी कम है इस पेपर में। 30 क्वेश्चंस जो ये बोल रहे हैं कि रीजनिंग और अर्थमेटिक में आते हैं, उसमें से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन इन वर्स्ट केसेस आप देखेंगे 8 से 9-10 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिले। तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है जिनको मैथ्स से डर लगता है। बस बात यहाँ पे कि आपको जीके और कंप्यूटर आपको अलग से यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। यस। तो इसका जो पेपर होता है वो सिंगल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, 1 घंटे का पेपर होता है ये, एक है। घंटे का ओके। तो इसमें जब आपकी 100 मिनट्स, 100 मिनट्स का पेपर होता है, 100 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन 100 100 मिनट्स, ओके, मिनट्स। वेरी गुड। तो इसके बाद आप पेपर देते हैं, उसके बाद का प्रोसीजर अब मुझे समझिए। एक स्टूडेंट ने पेपर अपियर कर लिया, सीईटी की वेबसाइट पे वो गया और उसने अपना फॉर्म फिल कर लिया, उसका एडमिट कार्ड आ गया। अब मुझे बताइए कि क्या मुझे एग्जाम देने जाने से पहले कुछ और फॉर्म फिल करना है या मुझे सीधा एग्जाम में अपियर करके आ जाना है? तो बेसिकली सबसे पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो मुंबई यूनिवर्सिटी में एनएम कॉलेज जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो आपको पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, ओके एमयू। फिर वहाँ से आपको एक एमयू नंबर मिलता है, ओके उससे आप फिर आगे प्री एनरोलमेंट फॉर्म कहते हैं उसको, वहाँ से वो नंबर लेके आपको फिर सीईटी में फिल करना होता है। और वो सेम चीज़ हर कॉलेज का अपना पर्टिकुलर फॉर्म होता है, एनएम का अलग, मीठी बाई का अलग, सबका आपको अपना पर्टिकुलर फॉर्म भरना होता है। तो वो फॉर्म फिलिंग होती है ओके एग्जाम देने के थोड़े टाइम बाद से। थोड़े टाइम बाद? मतलब जो एमयू वाला एनरोलमेंट नंबर है वो मुझे एग्जाम देने से पहले ही मैं फिल कर सकता हूँ? जब भी वो ओपन होता है तब मुझे फिल कर देना, हाँ, चाहे एग्जाम हुआ हुआ हाँ, या नहीं हुआ, उससे कोई उससे फर्क कोई नहीं फर्क पड़ता। आपको एमयू में एनरोल कर लेना है, और वो जो एनरोलमेंट नंबर है आप जब प्रेफरेंस लिस्ट देंगे तब आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अभी तो मुझे एक बात बताइए कि मैंने फॉर्म फिल कर लिया, मैंने एमयू में रजिस्टर कर लिया, मैं पेपर दे के आ गया। अब प्रोसीजर होता है शायद प्रेफरेंस लिस्ट का। अब प्रेफरेंस मुझे लिस्ट। एमयू वाली वेबसाइट पे जो समर्थ admissions.समर्थ वाली वेबसाइट है, उस पे जाके मुझे प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती प्रेफरेंस है। फॉर्म लिस्ट बननी होती ओके है। ओके।
फिर जैसे आप ऑल इंडिया की कैटेगरीज की तरफ से हो, ओके तो आपके कॉलेज में कितनी सीट्स है, ओके। आप उस बेसिस पे कॉलेज के नाम भरे और अपनी प्रेफरेंस डाले। मतलब फिर स्टूडेंट्स को सीट मैट्रिक्स जानना भी बहुत सीट जरूरी है। मैट्रिक्स जानना बहुत और जरूरी बीएमएस के लिए जो टॉप कॉलेजेस है उनका सीट मैट्रिक्स एक रफ आइडिया दे पाएंगे स्टूडेंट्स को कि कितनी सीट्स लगभग लगभग रहती है? टोटल 120 सीट्स होती है, 5 फॉर पैन इंडिया एंड 24 फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड्स एंड द रिमेनिंग सब ऑल आर महाराष्ट्र ओन फॉर के द स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती रिजर्वेशन। है। और ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जिन पे आपको लगता है कि एक डिसेंट कोर्स बीएमएस का अगर कोई स्टूडेंट करे तो कर सकता है? लेट्स से मुझे 5 चॉइसेस बताइए किसी भी स्टूडेंट को एक जिसको बीएमएस करनी है। डिसेंट कोर्स में बोलूं, बॉम्बे में बीएमएस और बीबीए एक ही चीज एक होती ही है। चीज है, स्टूडेंट्स अक्सर हाँ, कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बीएमएस अलग है और बीबीए अलग है। नहीं, देखिए जैसे बीटेक और बीई होता है, सेम नाम है, बीएमएस और बीबीए कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें। यस। तो जैसे मुझे लगता है कि टॉप 5 डिसेंट कॉलेज ऐसे होते हैं, एनएम कॉलेज हो गया, सेंट एनएम हो गया। जेवियर्स हो गया, ओके मीठी बाई कॉलेज हो गया, और एनएमएमएस हो गया, और जैन कॉलेज हो गया। ओके। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आप कभी भी प्रेफरेंस लिस्ट भर रहे हैं तो जैसा अभी ने बताया कि ये जो कॉलेजेस है ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर होनी चाहिए। अभी एक और डाउट जो मुझे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं कि सर ये जो एनएम में बीएमएस है इसका महाराष्ट्र सीटी के थ्रू होता है, तो क्या बीकॉम का भी महाराष्ट्र सीटी के थ्रू होता है? नहीं सर, एनएम कॉलेज के अंदर टोटल 7 कोर्सेज चलते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। ओके उसमें से जो बीएमएस कोर्स है वो एआईसीटी के अंदर आता है, तो उसके लिए ओके आपको एआईसीटी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, जो कि होता है सीईटी का एग्जामिनेशन। ओके। बाकी जो रिमेनिंग 6 कोर्सेज है वो होते हैं 12th के बेसिस पे। वो 12th के बेसिस के मेरिट बिल्कुल। नंबर होते हैं और उनके फॉर्म फिल करने। तो स्टूडेंट्स अगर आप कोई भी नॉर्मल यूजी कोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में, तो आपको महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम नहीं देना होता। आपको एग्जाम देना है तभी जब आपको केवल बीएस या बीबीए टारगेट कर रहे हैं। आप क्या मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल आपकी बात। यस। चलिए, अब अपने पेपर दे दिया और पेपर का लेवल बताइए मुझे थोड़ा बहुत कि पेपर का लेवल कैसा आता है महाराष्ट्र सीटी का? तब बेसिकली पेपर का लेवल बहुत इजी होता बहुत इजी है, होता इतना है। मतलब ओके इंग्लिश मैथ्स एलआर बहुत इजीली सब कर सकते हैं। तो दिक्कत आती है सर जीके और कंप्यूटर में, क्योंकि बिल्कुल जीके बिल्कुल। का कोई अनप्रेडिक्टेबल है बिल्कुल। अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं, और कंप्यूटर बहुत बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स और इन सब के बारे में पूछा जाता है, तो कंप्यूटर भी एक बिल्कुल बार बिल्कुल। के लिए इजी आता है, बट जीके है सर, शायद जीके मेरे हिसाब से बीसीए का भी जो एग्जाम होता है वो भी यही एमएससीटी के थ्रू होता है, शायद इसीलिए कंप्यूटर पूछी बीसीए जाती है। बीबीए हाँ बीएमएस हाँ हाँ। तो और इसीलिए शायद वो एक कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट डाला यस गया है, सर, क्योंकि बीसीए में जो एग्जाम होने वाले हैं वो भी शायद इसी एग्जाम के इसी थ्रू होने एग्जामिनेशन। वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने पेपर दे दिया। अब एक महाराष्ट्र सीईटी क्या करती है, सीईटी सेल एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालती है। इसके अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर पहली 1000 रैंक तो केवल जनरल टेस्ट वालों की आई हुई है और जिसने महाराष्ट्र सीईटी दिया है उसकी तो रैंक बहुत नीचे आ रखी है। इस कंफ्यूजन को मुझे थोड़ा समझाइए कि ये क्या हो रहा है? सर मैं आपको पूरा बताता हूँ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का क्या है सर, कि एक प्रोविजनल फॉर्म मेरिट लिस्ट के हिसाब से खुलता है, उसमें आपको आपकी सीईटी के नंबर, जनरल टेस्ट के नंबर और 12 10 सबके परसेंटेज सब डालने होते हैं सब वहाँ। डालने हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक उसमें है। अगर आपके नंबर गलत आए या कोई नंबर कम है एडिट करने, तो आपको वापस फॉर्म आप फिर से भरना होता है, तो ठीक वो है। फाइनली एडिट करके सब अपग्रेड करके आपके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसमें जो अपने कॉलेज की जो सीट मैट्रिक्स है, जो वो लिस्ट आती है वो सिर्फ और सिर्फ पैन इंडिया कैटेगरी के लिए होती है, उसका ओके। इंस्टीट्यूशनल राउंड वाली सीट से कोई लेना देना नहीं। मतलब अभी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उस लिस्ट में किसी की ऑल इंडिया रैंक 80 भी है तो भी कोई इंस्टीट्यूशनल राउंड पे बहुत सारी चीज डिपेंड कर रही है, उस रैंक लिस्ट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं कर रहा। क्योंकि हो सकता है कि एनएम और मिठी बाई जैसे कॉलेजेस में एआईआर 80 के पहले ही वो फिल हो चुकी हो और ऑल इंडिया रैंक जनरल टेस्ट वाले को मिली हो, जबकि जनरल टेस्ट वाले की तो ओनली 5-5 सीटें ही वहां पे है और शायद आपकी ऑल इंडिया रैंक 50 भी आई हो लेकिन फिर भी आपको उस कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो 24 सीट्स है वो तो एमएचसीटी के जो सीईटी के स्कोर के बेसिस बेसिस पे वो उसके लोग ऊपर लेने बेसिस। वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी बात समझिए कि कई बार हमें लगता है और कई बार स्टूडेंट बहुत ज्यादा चिल भी हो जाते हैं कि यार मेरी तो ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आ गई है, मेरा तो टॉप कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, अभी ने आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए कि जो ओनली जो सीट्स होती है 5-5 सीट्स ही कॉलेजेस की होती है जो जनरल टेस्ट के थ्रू लेते हैं। बाकी 24 जो सीट्स है और थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज, मैं यहाँ पे एनएम मीठी बाई को टारगेट करते हुए बात कर रहा हूँ, तो ये फिल होती है महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम से। तो जिन स्टूडेंट्स ने महाराष्ट्र सीईटी नहीं दिया होता है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमें मेल का रिवर्ट ही क्यों नहीं आ रहा, हमारी रैंक तो ऑल इंडिया रैंक अंडर 100। ठीक है, अभी तो मुझे बताइए कि पेपर हमने दे दिया, हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। अब एक स्टूडेंट का डाउट यहाँ पे वही है कि टॉप 1000 रैंक जो दे रखी है वो जनरल टेस्ट को दे रखी है, तो इसमें जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि वो मेरिट लिस्ट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आपका जो स्कोर है
वो इतना होना चाहिए कि आप ये 24 सीट्स या 5 सीट्स को ऑक्यूपाई कर पाए। अगर आप जनरल टेस्ट के थ्रू एग्जाम में जाना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से टॉप 50 रैंक के अंडर अगर आप रहेंगे तो आपके काफी ज्यादा चांसेस है कि आप एनएम मीठी बाई में चले जाए। टॉप 50 में भी नहीं होगा सर, क्योंकि 5 सीट्स ही है 5 एनएम कॉलेज सीट्स के ये लिए। बिल्कुल सही पर्टिकुलरली कहा। एनएम और मीठी बाई की बात करना तो सर 5 सीट्स फॉर एनएम कॉलेज एंड मीठी बाई के लिए भी 5 सीट्स है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि 120 इंटेक कैपेसिटी है, तो बिल्कुल सारी बिल्कुल। 120 जो सीट्स है वो पूरे पैन इंडिया हाँ, के लिए, तो पैन ऐसा इंडिया है नहीं। वो रिजर्वेशन के थ्रू जाती है, रिजर्वेशन तो के थ्रू ही जा लास्ट रही में है काफी 5 सारी सीटें सीट्स तो। एनएम कॉलेज के लिए हाँ, रहती है, 5 ही मीठी बाई कॉलेज 81 के लिए। सीट्स जैसा आपने बताया महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, महाराष्ट्र और एंड गुजराती मान गुजराती, और 29 जो सीट्स है वो केवल जो आउटसाइड जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स आउटसाइड हैं जिन्हें स्टूडेंट्स हैं ओएमएस स्टूडेंट्स बोला जाता है उनके लिए रिजर्व्ड है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है कि सीट मैट्रिक्स कैसा है और रिजर्वेशन कैसा हो रहा है, जनरल टेस्ट से कितनी सीट ऑक्यूपाई हो रही है और महाराष्ट्र सीटी से कितनी सीट ऑक्यूपाई हो रही है। तो अभी अब हमने फॉर्म भर लिया, अब मैंने एग्जाम दे लिया, अब मैं प्रेफरेंस लिस्ट में भर चुका हूं, मेरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, मेरी फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब क्या मुझे, अगर मैं किसी के लिए एलिजिबल हूं, जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट पहले भरी थी, तो क्या मुझे किसी कॉलेज का मेल आएगा? सर जैसे आपने लिस्ट भरी होगी, ओके, प्रेफरेंस नंबर 1 जैसे लेट्स सपोज एनएम कॉलेज है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या थी एक बार थोड़ा बताओ मेरे मेरी को। प्रेफरेंस थी सर एनएम कॉलेज, फिर देन मीठी बाई सब कॉलेज, में बीएमएस था आपके? सब में बीएमएस था, ओके, देन जैन और आपकी तो कॉलेज। वैसे भी ऑल इंडिया रैंक 2 थी, तो आपको तो तो कोई दिक्कत थी नहीं, यस मतलब प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट ही मिलना फर्स्ट था, ही तो मिलना नीचे था। का कोई ज्यादा मैटर करता नहीं है। यस यस। तो तो एनएम, अब हाँ, अब मुझे बताइए कि मैं जो प्रेफरेंस लिस्ट मैंने भरी कॉलेजेस में, अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में आया, तो क्या मुझे उनका मेल आएगा, कुछ मेल कांटेक्ट आएगा। करेंगे? ओके सर जैसे आपकी लिस्ट का रैंक होगी, आप सारे फॉर्म सही भरो सबसे पहले, ओके सारे फॉर्म भरने, सब सही भरने करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, फिर कॉलेज ही आपको मेल करेगा। ओके कॉलेज की तरफ से मेल आएगा, उस मेल के अंदर आगे क्या प्रोसीजर है वो सारी गाइडलाइंस लिखी होती है कि आपको Okay. ये फॉर्म इस डेट तक देना होता है। जैसे एडमिशन का प्रोसेस 3 डेज के अंदर होता है, कि कॉलेज की तरफ से मेल आएगा, उसके अगले नेक्स्ट 3 डेज में आपको एडमिशन कराना होता है। पर्टिकुलरली बीएमएस में ऐसा होता है कि आपको वहां जाके एडमिशन कराना होता है। बाकी सारे कोर्सेज बीकॉम इन सब का तो ऑनलाइन एडमिशन हो जाता है, पर बीएमएस का एडमिशन आपको वहाँ कॉलेज जाना पड़ता है मुंबई, और वहाँ 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज में जाके एडमिशन कराना होता है, जिस कॉलेज से आपको मेल आया होता है। ओके। तो अभी मतलब अब मेरा कॉलेज में जिसमें गया हूँ उसने मुझे मेल कर दिया और उसने मुझे समझा दिया कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, और अब मेरा उसमें प्रोसीजर फिल हो चुका है, मेरा एडमिशन हो चुका है, अब मुझे वहां पे एडमिशन मिल गया और मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ओके, तो अपन काफी इलेबोरेट तरीके से समझा पाए हैं स्टूडेंट्स को कि जो प्रोसीजर है वो कैसा होता है। तो मुझे जहां तक इस पूरी प्रोसेस में जो दिक्कत लग रही है वो दिख रही है कि स्टूडेंट्स फॉर्म्स भरने में काफी कंफ्यूज रहते हैं, और इस वजह से काफी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा परसेंटाइल आता है, लेकिन फिर भी वो कोई कॉलेज सिक्योर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने कोई फॉर्म ही मिस कर दिया होता है, चाहे उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट का नहीं भरा होता है, प्रेफरेंस लिस्ट का भरा तो कॉलेज ने उनको मेल किया, उन्होंने वापस रिवर्ट नहीं किया। और जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत सारे जो नोटिफिकेशन है वो न्यूज़पेपर में ही रिलीज कर दिए जाते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे या किसी ईमेल के थ्रू आते नहीं है, तो हमें पता ही नहीं होता है। सर मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि जैसे ही 12th के एग्जाम्स ओवर होते हैं, उसके बाद जितने फॉर्म्स फिल होते हैं, उसके बाद आप कॉलेज की वेबसाइट जाके देखें, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको उस बिल्कुल कॉलेज की बिल्कुल वेबसाइट रोज विजिट करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि रोज कोई ना कोई नोटिस कॉलेज की तरफ से आते ही है, तो आपको रोज एक बार कॉलेज की वेबसाइट पे यस देखनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ, स्टूडेंट्स आजकल काफी ज्यादा हद तक सोशल मीडिया पे रिलाई करते हैं और वहां से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई तो ठीक है, हालांकि हम कोशिश करते हैं, कई एजुकेशनल चैनल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, लेकिन हो सकता है कि आप शायद मिस आउट कर जाएं, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए, राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन ना मिले, इसलिए अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रखिए, वेबसाइट्स को विजिट करना अपना डेली का पार्ट बनाइए। छोटे छोटे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं जिनके बारे में कोई पता नहीं होता। हाल ही में क्राइस्ट का भी जो आया, उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, उन्होंने बस अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया। तो हम एज एन इंस्टीट्यूशन तो हम वेबसाइट्स देखते रहते हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट एक बार अगर आपने कोई कॉलेज टारगेट कर लिया और आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं और आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो आप डेली कोशिश करिए कि 24 आवर्स के अंदर एक बार जरूर वेबसाइट चेक करिए। और मेरे हिसाब से 4-5 बार खुलने में काफी ओवरवेलमिंग लगती है। अभी महाराष्ट्र की जो वेबसाइट खुलती है तो अचानक लगता है कि बहुत कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा अगर हम टाइम स्पेंड करें 3-4 दिन तक तो हमें समझ में आ जाएगा उसके सर लिए। 1-2 दिन वेबसाइट समझने में लग जाता है कि कहाँ पर क्या बिल्कुल चीज है, बिल्कुल। और एक सर वो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स की जो फॉर्म होता है वो एनएम कॉलेज की केवल वेबसाइट पे आता है, एनएम कॉलेज की वेबसाइट वो फॉर्म सिर्फ आपको एनएम कॉलेज की वेबसाइट पे अच्छा, जाके जो आपको मिलेगा। 24 सीट्स के लिए कह रहे 24 थे सीट्स का जो वो होता है केवल और केवल एनएम की वेबसाइट पे एनएम की आएगा, वेबसाइट पे आता मुंबई है, यूनिवर्सिटी से उसका कोई लेना मुंबई देना यूनिवर्सिटी नहीं का है। बोलेंगे, ओके, तो स्टूडेंट्स को वहां फिल करना वहां है। फिल करना। और उसमें भी सर ऐसा है कि जैसे मेरिट लिस्ट नंबर 1 निकल जाएगी, जैसे ऑल इंडिया रैंकर्स के लिए जो लिस्ट ओके निकलती है, उसमें मेरिट लिस्ट 2 भी निकल जाती है, वो ओके सीट्स सबसे लास्ट में खुलती है।
वो कॉलेज डिसाइड करता है कि उनको ये चीज कैसे देनी है, ओके वो कॉलेज के ऊपर है। वो उनका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वालों का वो सीट्स केवल कॉलेज वालों के अंदर आती है, 24 सीट्स, और तो किसी के वो अंदर चाहे नहीं। तो वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को भी दें और चाहे तो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को भी वो दें। सिर्फ वो उनका तो डिसीजन है। वैसे नॉर्मली अभी आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं वहां पे क्या हुआ, इन 24 स्टूडेंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं वो या महाराष्ट्र के ही है? कंबाइन है सर। कंबाइन जैसे है। मेरा फ्रेंड्स है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो सर ओएमएस से ही है, पर वो इंस्टीट्यूशनल राउंड से, उन्होंने ओके वेबसाइट चेक करी है तो उनको मिल गया और उन्होंने फॉर्म फिलिंग कर दी है। ओके ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि वेबसाइट्स आपको देखते रहना है। वो कुछ टाइम पीरियड रहेगा 2-3 महीने का, जब आपको थोड़ा सा अपडेट रहने की जरूरत है। अगर आप सीरियसली आप इन कॉलेजेस के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो वेबसाइट्स पे जरूर अपडेट रहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है। और एक बार क्या होता है कि जब फॉर्म फिल हो जाता है और सारी की सारी मतलब काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल जो एजुकेशनल चैनल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाते, क्योंकि बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, अब एनएम का फॉर्म कब आया, मीठी बाई का फॉर्म कब आया, अब वो बताना किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस वजह से भी स्टूडेंट्स होते हैं कई बार इन चीजों को मिस कर जाते हैं और उनका एडमिशन सिक्योर नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स को यही हमारी सलाह रहेगी कि आप भाई वेबसाइट जरूर चेक करिए, अभी की बात मानिए। ठीक है अभी, तो आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया हमें कि कैसे एडमिशन होता है। तो बताइए अब आप कॉलेज कैसा चल रहा है, और कोई भी स्टूडेंट्स जो एनएम मीठी बाई कॉलेजेस से बीबीए या बीएमएस करना चाहता है, तो क्या मतलब उनको एडवाइस रहेगी आपकी कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या इट इज गुड, कि कैसा मतलब कैसा बताना तो चाहेंगे आप? मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपको एनएम और मीठी भाई कॉलेज से कभी एडमिशन के लिए कॉल आता है या लेटर अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे कोर्स बीकॉम हो चाहे बीएमएस हो, अच्छे कॉलेज से कोर्स करने पे, डिग्री करने पे उसकी वैल्यू होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। चाहे आप एनएम कॉलेज चाहे मीठी भाई कॉलेज कंसिडर करो, दोनों ही कॉलेज बहुत अच्छे हैं सर, दोनों ही और कॉलेज से आपको रिटर्न कोई ऑफ भी इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा रिटर्न है इस ऑन कॉलेज का। इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। बाकी किसी कॉलेज से आप कर रहे हो तो आपको काफी हायर फीस पे करनी हाय। पड़ती है, लेकिन यहाँ पे काफी नॉमिनल फीस पे करनी पड़ती है आपको। तो गवर्नमेंट बैक ये कॉलेजेस रहते हैं, तो काफी अच्छा आरओआई इन कॉलेजेस का है। तो अभी ये तो बात हो गई हमारे इसकी। मुझे बताइए कि क्या आपने कोई और भी एग्जाम दिया था जिसके लिए आपने क्लियर किया था? जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आपका डीबीई वाला आईएम बैंगलोर भी क्लियर हो चुका था। आई एम बैंगलोर का फर्स्ट टाइम सर ऑनलाइन कोर्स चालू हुआ था, ओके, डिजिटल बिजनेस, बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल बिजनेस एंड हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप डीबीई डिजिटल है ना? बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बैंगलोर की तरफ से, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। ओके, बट मुझे बीएमएस कोर्स एनएम कॉलेज की मिला था, और एक वो ऑफलाइन कोर्स था, तो मैंने सर एनएम कॉलेज की तरफ बिल्कुल। तो अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ अभी, कि आपने प्रिपरेशन कब चालू की? आपने 10th पास आउट किया था और उसके बाद ही आपने प्रिपरेशन चालू की? क्योंकि अब ये बात तो समझ में आ रही है कि ऑल इंडिया रैंक 2 लाना और उन 5 सीट्स में सेलेक्ट होने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 महीना पढ़ा होगा, 2 महीना पढ़ा होगा। थोड़ा सा तो आपने प्रिपरेशन अपनी जल्दी स्टार्ट की होगी, तो कैसे किया था आपने, ये सर बताइए। मैंने 11th क्लास से ही मिड 11th से आइकन ज्वाइन कर लिया था, आइकन ओके, करियर्स। और 11th मिड और 12th की स्टार्टिंग से मैंने आईपी मैट और सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन बीबीए, करना चालू मोस्टली कर दी। बीबीए आपका ओनली टारगेट बीबीए हमेशा से था, कॉलेज के लिए क्लैरिटी मैंने थी आपको कि मुझे बीबीए में ही बीबीए जाना करना है। है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दी थी। साथ ही मेरा स्कूलिंग भी रहता था, 11th 12th मैंने स्कूलिंग ही करी है, और मैंने आइकन्स की क्लासेस भी मैनेज करी है। दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती है, थोड़ा सा टफ होता है। 11th में थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि 12th में फिर बोर्ड्स आ जाते हैं, तो बच्चे बोर्ड्स के लिए बिल्कुल डरते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो बोर्ड्स के लास्ट के 2 मंथ्स में सारी प्रिपरेशन एक्चुअली हो सकती है बोर्ड्स एग्जाम की, और उससे पहले आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सर मेरे हिसाब से एंट्रेंस की इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आजकल मोस्टली कॉलेज सर एंट्रेंस के बेसिस पे ही बिल्कुल एडमिशन बिल्कुल। ले रहे हैं, 12th के बेसिस पे बहुत ही कम कॉलेज एडमिशन कंपटीशन भी लेते हैं। काफी हो गया है, अब कॉम्पिटिशन सारे भी है। स्टूडेंट अवेयर हो चुके हैं कि किस कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई करना है। यस तो आज कोई भी कॉलेज हो, स्टूडेंट्स उसके लिए अवेयर है, कोई उसके लिए आपको राइट इन्फॉर्मेशन, राइट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, और इसीलिए कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो अभी मुझे एक बात बताओ कि एक स्टूडेंट्स का ये परसेप्शन है कि अपन ना 11th वगैरह में तो मजे कर लेते हैं, 12th में पढ़ेंगे। तो इस चीज में आप क्या देखते हैं कि मतलब क्या उसको ऐसा करना चाहिए कि उसको 11th से ही क्लासेस ज्वाइन कर लेनी सर चाहिए? मेरे हिसाब से एक बार 11 से ही क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको कोर्स का स्ट्रक्चर सब समझने आना चाहिए हाँ धीरे बिल्कुल धीरे बिल्कुल। धीरे। तो मजे की बात, आप 11 12 दोनों साथ में लेके कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल कि सही मैं है। 11 में मजे कर लेता हूँ। 11 से ही बेसिक फाउंडेशन धीरे धीरे बैठे, तो हम्म। आप दूसरों से थोड़ा सा आगे हो सकते हैं। सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है सर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप थोड़ा सा आगे हो सकते हैं, और आपके पास एक एज रहता है कि मैं अच्छा करूंगा आगे। और जितना मेरे को समझ में आता है कि अपन जब यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तब अपन काफी फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट रहता है। पहले तो मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती है, 2 घंटा की आपकी ऑफलाइन क्लास रहती है, मतलब वीक में आपको 10 घंटा देना है। उसके बाद भी जब भी आपके एग्जाम होते थे, आप लोग 15-15 दिन के लिए गायब हो जाते थे, और आप लोगों का बैच हम उसी टाइम पे पॉज कर देते पॉज थे, करें। क्योंकि सारे बच्चों के एग्जाम हो रहे थे। तो
स्टूडेंट्स ये बात यहाँ पे समझनी की है कि एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में जब आप पढ़ रहे हो ना, एक रिजिड एनवायरनमेंट नहीं है कि आप नहीं आए तो एब्सेंट हो गए, तो क्लास ही हो गई और आपका छूट गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 11 से ज्वाइन करते हो तो कुछ पर्क्स आपको मिलते हैं, उनमें से पर्क्स ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप कहे कि नहीं सर अभी हमारे बोर्ड्स चल रहे हैं, अभी हमारे एग्जाम्स है, तो हम हमारा बैच बंद कर दीजिए, तो वो हो जाता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता काफी टाइम बाद, क्योंकि तब आपके जो होते हैं कि बोर्ड्स आ रहे होते हैं, आप उसके प्रेशर में रहते हैं। और कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो 12th के पहले ज्वाइन करते, लेकिन बोर्ड्स के बाद आते थे वो काफी चीजें भूल जाते। तो अभी मुझे बताइए, आप बोर्ड्स एग्जाम के बाद जब आए थे तब काफी चीजें आपको रिटेन थी या काफी चीजें आप भूल चुके थे? सर बोर्ड्स के बाद काफी बच्चे आते हैं, बिल्कुल जैसे उनको पता चलता है कि अब एडमिशन ट्वेल्थ के बेसिस पे होगा बिल्कुल, नहीं, अब क्योंकि होगा स्टार्टिंग में एंट्रेंस तो वो एग्जाम बेस। सोचते हैं कि 11 12th के बाद तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब 12th के बोर्ड्स के बाद उन्हें समझ में आता है कि भाई इनको कॉलेज में भी तो जाना है, फिर वो स्टार्ट करते हैं अपनी फिर प्रिपरेशन। सब 12 के बाद सबको पता चलता है कि अब कंपटीशन एग्जाम आएंगे, इस कॉलेज के लिए ये एग्जाम बिल्कुल है, तो बिल्कुल फिर वो सब 12 के बाद एडमिशन लेते हैं, आइकन पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बाद उनको काफी दिक्कत होती है, उनको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। पर जो बिल्कुल बच्चा पहले से 11 से यहाँ आया हुआ होता है तो उसको बिल्कुल। सब पता होता है कि एग्जाम में कैसा क्या होगा, कि जब जो बच्चे वो स्टार्ट कर रहे होते हैं तब उसका वो रिवीजन टाइम होता है, नहीं नहीं, तो क्योंकि वो इसी फायदा इसी रहता चीज है। को देखते हुए हम काफी टाइम से जो आफ्टर जो बोर्ड एग्जाम के बाद जो कोर्स चला रहे हैं, उसमें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका अलग बैच चल रहा है और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका अलग बैच चल रहा है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि ये काफी कुछ पढ़ चुके और हम नहीं पढ़ चुके। तो अलग अलग टाइम पे उनका ड्यूरेशन भी थोड़ा ज्यादा करके पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको टॉप कॉलेजेस में रैंक सिक्योर करनी है तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको सिलेबस कराया जा सकता है, लेकिन उस सिलेबस को जो एक जर्नी होती है वो कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। एटलीस्ट मुझे बताइए, सबसे कम टाइम क्या बोलेंगे आप किसी स्टूडेंट को, इतना टाइम अगर मिल जाए तो अपन ये प्रिपरेशन कर सकते हैं? सर अराउंड 1.5 इयर्स इज इनफ। 1 1.5 साल अगर आप करें, और बीच बीच में इसमें बहुत ब्रेक आ रहे इसमें हैं। बहुत ब्रेक है दिवाली सर, ब्रेक चल रहा है, समर दिवाली ब्रेक ब्रेक। चल रहा है, स्कूल के ब्रेक्स चल रहे सर हैं। जैसे मुझे आइकन से खूब सारे ब्रेक मिले 11th के एग्जाम से, तो आइकन ने क्लासेस पॉज कर दी थी, आइकन पे कोई क्लास होती नहीं थी। बिल्कुल 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 फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता था। 12th में प्री बोर्ड्स आ रहे तो भी क्लासेस रोक दी जाती थी। और हम्म। दिवाली ब्रेक हो गया, छोटे छोटे समर ब्रेक्स कुछ भी चलता रहता था, 15 डेज का कोई ना कोई ब्रेक आइकन की तरफ से होता रहता था, ताकि और बच्चे पे प्रेशर नहीं हाँ, आया, लोड नहीं आया। अब एक मुझे एक बात और बताओ, अभी एक स्टूडेंट्स का बहुत डाउट है कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हम अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं और हमारे मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट नहीं है। इस चीज का कितना रोल रहता है आपकी प्रिपरेशन में? या टीचर जो पढ़ा रहा है वो शायद जो मैथ्स वाला है वो भी उसी तरह परसीव कर रहा है और नॉन मैथ्स वाला भी उसी तरह परसीव कर रहा है, आप क्या समझते हैं इस चीज? सर 11th और 12th की मैथ्स से अगर अपन एंट्रेंस एग्जाम की मैथ्स करें तो वो थोड़ी काफ़ी डिफरेंट है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको अर्थमेटिक ज़्यादा पूछा जाता है और इधर थोड़ा कोर मैथ्स आता है। तो सर ऐसा कोई खास फर्क पड़ता नहीं कि आपको 11th 12th में मैथ्स नहीं और आप एंट्रेंस में मैथ्स ले रहे हो, तो यहाँ आपको बिल्कुल ही अलग ही मैथ्स पढ़नी पड़ती है। और सर मेरी प्रेफरेंस ये है कि आपको 11th 12th के साथ भी मैथ्स लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कॉलेज होते हैं कि जो विद मैथ्स ही आपको एडमिशन देते यस हैं, यस, विदाउट बिल्कुल। मैथ्स आजकल कॉलेज नहीं कुछ देते। आईएम्स जो नया है उन्होंने भी बोला है कि हम मैथ्स के साथ लेंगे। लेकिन अगर किसी एग्जैक्टली। स्टूडेंट की मैथ्स नहीं है, मतलब एज ए नहीं है, और फिर भी वो प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे आप मुझे बताइए, आप जब 11 12 मैथ्स पढ़ रहे थे तो आपको कुछ खास फायदा हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते टाइम पे उस मैथ्स का? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा क्योंकि कुछ, 11th यही 12th में मैं कोई पूछना चाह रहा प्रॉफिट हूँ। एंड लॉस परसेंटेज ज्योमेट्री ऐसा जब आप कुछ पढ़ रहे सब्जेक्ट थे, नहीं है। जब आप आईपी मैथ के क्वेश्चंस कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के, तो क्या आप जो अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं 11 12 में उसका आपको कुछ फायदा हो रहा था? नहीं नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं क्योंकि होता। हम बताते हैं स्टूडेंट्स को कि जो सिलेबस डिजाइन है वो 10th तक की मैथ से डिजाइन है, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ये सर स्टूडेंट्स साइकोलॉजी। के बीच में, वो बस यही मानने के लिए तैयार है कि हमारी मैथ्स है, हमारी मैथ्स नहीं है। तो देखिए, एंट्रेंस एग्जाम्स की मैथ्स ऐसा कुछ नहीं होती है। हम यही मान के चल रहे होते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, और लिटरली होता भी यही है कि जिसकी मैथ्स होती है वो भी काफी 10% ही अवेयर होता है, अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसके रिलेटेड तो भी। ठीक है, अभी और आप स्टूडेंट्स को कुछ टिप देना चाहेंगे पढ़ने के लिए कि कैसे, मतलब और कुछ अपनी प्रिपरेशन को कैसे फास्ट कर सके, रिवीजन कैसे कर सके? स्टूडेंट्स पढ़ते तो बहुत है, क्लासेस बहुत करते हैं, लेकिन वो रिवाइज नहीं कर पाते चीजों को। तो आपने कभी ऐसी सर प्रॉब्लम फेस की थी अपनी ये प्रिपरेशन सर में? ऐसा फेस मैंने भी फेस करा था कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद उसको हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और मैं रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज जानता हूँ कि टेस्ट देने चाहिए आपको। बिल्कुल आपको हर थोड़े टाइम में सेक्शनल टेस्ट हो गए या पूरे ही बिल्कुल एग्जाम पेपर पैटर्न पे एक मॉक दे दिया, ऐसा कुछ सब चलता रहना चाहिए, ताकि एक रिवीजन होता जाए, ताकि आप पीछे का कुछ भूले ना और बिल्कुल आपको बिल्कुल। सब कुछ याद रहे। स्टूडेंट्स काफी टाइम हम जैसे आइकन पे मंथली असेसमेंट टेस्ट होता है, तो मंथली असेसमेंट टेस्ट स्किप करने की कोशिश करें, ऐसा ना करें। ऐसा ना करें मुझे सर। याद है अभी मंथली असेसमेंट टेस्ट देने हमेशा आता था, चाहे उस टाइम अवेलेबल नहीं हो तो ये बाद में आके देखे जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक रियल टाइम में जब आप पेपर बैठ के दे रहे हो ना,
तब आपको समझ में आता है कि अच्छा मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो मेन थिंग है वो एग्जीक्यूशन है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने क्या किया, आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो ही वो अप्रिशिएबल है, बाकी कुछ नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी आपने स्टूडेंट्स को काफी टिप्स दी और आई होप ये जो हमारा बीच जो बातचीत हुई इससे स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिलेगा, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो महाराष्ट्र सीईटी टारगेट कर रहे हैं और आफ्टर बोर्ड्स के जो एग्जाम्स देने वाले हैं, क्योंकि अभी इनने एडमिशन वहां लिया लेकिन इसने ओवरऑल प्रिपरेशन की जर्नी करी है अपनी पूरी, काफी अच्छे से पढ़ाई की है और डिसिप्लिन से पढ़ाई करना जरूरी होता है, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। बीच बीच में आपके ब्रेक्स आएंगे लेकिन आप जब वापस आएंगे तब आप वापस उसमें कैसे इन्वॉल्व होकर करते हैं वही आपको स्पेशल बनाता है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे और फर्दर मोर ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आइकन करियर्स के चैनल पे, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।